कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग से एक बॉक्स निकाला और पाप क्रिस्टल को उसके अंदर सील कर दिया। ये अमर क्षेत्र का सील बॉक्स था और ये किसी भी राक्षसी प्रकृति को सील कर सकता था। इतने में कार्तिक का कंधा कांपने लगा। उसके शरीर पर नवजात शिशु की आभा धीरे धीरे समाप्त हो गई। गुप्त तकनीक के समाप्त होने का समय आ गया था। कार्तिक ने अपना सिर नीचे किया और अपने द्वारा बनाई गई दरार को देखा। उसने बेबसी से सिर हिलाया। यहाँ की स्थिति का जल्द ही या बाद में पता चल ही जाएगा। उसने किराएदार को अपने कंधे पर बिठा लिया। उसने यूनिवर्सल मैजिक क्यूब निकाला और उसका पोर्टल खोला। उसके बाद वो देखते ही देखते इस जगह से गायब हो गया और इतने वक्त से जो जगह एक घोर आतंकी युद्ध क्षेत्र बनी हुई थी, वहां पर एक बार फिर मृत सन्नाटा सा छा गया। कार्तिक के जाने के कुछ समय बाद एक के बाद एक काफी सारी काली यूएसवी वहां दिखाई देने लगी, जो एक एक करके वहां आकर रुकी। काले रंग के सूट्स और शूज में पुरुषों का एक ग्रुप वाहन से उतर गया। ये उसी संगठन के लोग थे जिन्होंने विनाश का अपहरण कर लिया था और बाकी के 3 पाप क्रिस्टल को अपने वश में कर लिया था। उस ग्रुप के लीडर ने अपने काले सनग्लासेस उतारे और नीचे मुंह करके अपने फोन की तरफ देखा। उसके फोन पर एनर्जी वेव्स ने दिखाया कि ये एक आलसी एनर्जी वेव मतलब ऊर्जा तरंग थी, लेकिन उस व्यक्ति को वहां आलस्य के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एकदम से बौखला गया। आलस्य दूर हो गया था, लेकिन यहाँ युद्ध के निशान थे। उसने जमीन पर पड़ी भयंकर दरार को देखा और उसके हाव भाव गंभीर हो गए। काले रंग में जो सारे पुरुष वहां खड़े थे, उनके नेता ने अपने आदमियों से कहकर उस जगह का लॉकडाउन करवा दिया और उसने किसी को भी वहां नहीं आने देने का आदेश दिया। बहुत जल्दी उनमें से कुछ लोगों ने एक घेरा खींच दिया और लोगों को हर जगह पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी उनके काम में अननेसेसरी की रुकावट न डाल सके। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसने तेजी से कार्रवाई की और उनके सभी कार्य तेज, सटीक और निर्मम थे। जिस व्यक्ति ने माहौल को नियंत्रित किया, वो उस दरार के किनारे पर आ गया जिसे कार्तिक ने बनाया था। उसने अपना सिर नीचे किया और अथाह अंधकार को देखा और उसे देखकर उसके हृदय में एक भय बना हुआ था। किस प्रकार की पावर ऐसे चिन्ह का कारण बन सकती है? इसके अलावा उसने अभी अभी आलस्य के ऊर्जा उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। इसके अलावा उसने उस काले भालू की भी खोज की थी जिसे सुस्ती या आलस्य ने बदल दिया था, लेकिन जब वे पहुंचे तो सुस्ती बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। वहां का पूरा नजारा ही एकदम अस्त व्यस्त था। ये सुस्ती और किसी और के बीच टकराव के कारण हुआ था और ये दरार स्पष्ट रूप से किसी की तलवार से बनाई हुई थी। ये बहुत डरावना था। उन लोगों का लीडर था अफसर प्रताप जाधव, जो ये देखते ही समझ गया था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कौन हो सकता है ऐसा जो एक पाप दानव के साथ युद्ध करने की हिम्मत करेगा? ऑफिसर प्रताप, हमने इस पूरी जगह की अच्छे से तलाशी ले ली है। यहाँ सच में एक लड़ाई के निशान हैं। इनफैक्ट लड़ाई नहीं, एक घमासान युद्ध हुआ है यहाँ। हालांकि हमें कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। साथ ही सुस्ती के पाप क्रिस्टल का ऊर्जा स्रोत अचानक गायब हो गया है। एक अपेक्षाकृत युवा इंसान जिसने भी काले कपड़े पहने हुए थे, उसने सम्मान पूर्वक अपने लीडर को सारी सिचुएशन समझाई। प्रताप ने सिर हिलाया। लगता है कोई हमसे पहले ही यहाँ आकर उस पाप क्रिस्टल को यहाँ से दूर ले गया है। क्या? हर कोई ये सुनकर दंग रह गया। हमारे अलावा 7 महान पापों की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को और कौन समझ सकता है? युवक आश्चर्य से ठिठक गया। वे सभी सिंहगढ़ के प्राचीन स्पेस कलाकार और लायन ग्रुप के सदस्य थे। वे देश के विशेष बल थे। वे स्पेस आर्ट्स की दुनिया की आधिकारिक ताकतें भी थीं। सिर्फ हम? प्रताप ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और कहा, तुम्हें ये नहीं भूल जाना चाहिए था कि हमारे लायन ग्रुप के अलावा
वे कुछ प्रमुख प्राचीन स्पेस परिवार भी 7 प्रमुख पापों की ऊर्जा प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकते हैं। क्या ये उन बड़े परिवारों के लोग हो सकते हैं? बॉस, क्या उन प्रमुख प्राचीन स्पेस परिवार ने 7 महान पापों को खत्म करने में हमारी मदद करने के लिए सरकार के साथ समझौता नहीं किया था? उन्होंने तो सुरक्षित रखने के लिए ओरिजिनल पाप क्रिस्टल को हमें सौंप दिया था। ऐसा करके उन्होंने हमारे साथ हुए उनके समझौते का उल्लंघन किया है। उन्होंने हमारी नजरों में आए बिना ये काम किया है। युवक ने असंतोष में कहा। प्रताप ने सिर हिलाया। सरकार की पावर कुछ ऐसी नहीं है जिसे प्राचीन स्पेस परिवार आसानी से हिला सकता है। उन्होंने 7 प्रमुख पापों में से 3 को खत्म करने में हमारी मदद की थी। 3 ओरिजिनल पाप क्रिस्टल मुख्यालय में रखे गए थे। मैं नहीं जानता कि ये कौन लोग हैं प्राचीन स्पेस परिवार में जो क्रिस्टल पत्थरों का लालच कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस जगह को देखकर लगता है कि ये काम उन परिवारों में से किसी का नहीं है। बात बस इतनी सी है कि एक प्राचीन स्पेस परिवार का कोई भी सदस्य 7 बड़े पापों में से एक को खत्म नहीं कर सकता। उनके पास इतनी शक्तियां ही नहीं हैं। इसलिए मुझे यही लगता है कि उन परिवारों ने कुछ नहीं किया है। युवक ने अपने बॉस का विश्लेषण सुना और सिर हिलाया। ये कौन हो सकता है? हमारे लायन ग्रुप और मुंबई सिटी में कुछ महान प्राचीन स्पेस परिवार के अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरी ताकत हो? प्रताप ने सिर हिलाया। उनके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं था। वो केवल यहाँ की सिचुएशन की रिपोर्ट कर सकते थे और हायर ऑफिशियल्स को निर्णय लेने दे सकते थे। इस जगह को सील कर दो और संगठन से कहो कि कुछ लोग भेजें और इस जगह को शूटिंग लोकेशन बनाकर दुनिया की नजरों से छुपा दें, ताकि आम लोगों को यही लगे कि यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्योंकि अगर आम लोगों को भनक भी लग गई कि यहाँ क्या हुआ था, तो ये खबर उन सब में सनसनी पैदा कर देगी। हाँ, मैं इस मिशन को पूरा करने का वादा करता हूँ, युवक ने गंभीरता से कहा। इस तरह का डिस्गाइज वे कई बार कर चुके हैं। आम लोगों के लिए बेहतर यही था कि वो लोग स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया से दूर रहें, अन्यथा वे बहुत थके हुए होंगे अगर उन्हें बहुत सी छोटी छोटी बातों का सामना करना पड़े तो। प्रताप जाधव कार में बैठ गया। उसने यहाँ जो कुछ भी देखा उसकी रिपोर्ट दी और फिर वहां से चला गया। ठीक उसी समय पर एक रहस्यमय सील बंद जगह में नाकाबंदी की परतों के नीचे एक बेहोश आदमी को सभी प्रकार के प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स ने अंदर जाने से रोक दिया था। ये वही इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल करते थे। ये लायन ग्रुप का हेडक्वार्टर या मुख्यालय था। यहाँ एंट्रेंस पर ही एक बड़ा सा शेर का मुंह बना हुआ था, जिसके नीचे का हिस्सा एक इंसान का था। ये सारे लोग नरसिम्हा के उपासक थे। निगरानी की परतों के तहत लायन ग्रुप द्वारा वापस लाए गए व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर भी उसके मूवमेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब इस शख्स को वापस लाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि संयोग से उन्हें पुणे शहर में एक वर्म होल मिल गया था। यह आदमी उस वर्म होल से आया है। हालांकि उन्होंने इस आदमी को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने शहर को कम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इस आदमी ने अचानक एक शक्तिशाली बल को हटा दिया था जब वो बेहोश हो गया था, जिससे कई लोग घायल हो गए थे। ये तब हुआ था जब वो बेहोश था। अगर वो जाग गया तो ये और भी भयानक होगा। नतीजतन उसके शरीर पर कई सील्स मतलब मोहरें थीं। ये व्यक्ति विनाश था। अमर क्षेत्र में वो कार्तिक का दुश्मन था। उस विनाश नाम के राक्षस की नाक में अचानक से हरकत हुई और उसमें से अचानक एक बहुत ही नरम फुसफुसाहट की आवाज आई। उसे लगा जैसे उसकी पलकों पर 1000 किलोग्राम का वजन रख दिया गया हो। मैं इस ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। वो यही है। विनाश के होंठ हिल गए। वो इतना कमजोर था कि कुछ भी स्पष्ट आवाज में नहीं कह सका और एक बार फिर वो कोमा में चला गया। हालांकि वो एक बात जानता था, कार्तिक इस दुनिया में था। अभी अभी
उसने कार्तिक के अस्तित्व को महसूस किया था। पुणे शहर। कार्तिक आलसी किराएदार को वापस किराए के घर में ले गया और उसे फर्श पर रख दिया। उस आदमी का बिस्तर तो पहले से ही प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर से जल गया था और कुछ भी नहीं बचा था। कमरा खाली था, एकदम खाली। वहां कुछ भी नहीं था। जब वो व्यक्ति उठा तो उसने देखा कि उसके घर में कुछ नहीं बचा है। उसे लगा कि उसके सामने खड़ा हुआ कार्तिक असल में कोई चोर है। उसने झट से मकान मालकिन डॉली से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जब डॉली ने एक्चुअली उसे देखा, वही आलसी इंसान जो आज बाहर जाने को तैयार था, तो वो चौंक गई। उसने कार्तिक की बहुत तारीफ की, हालांकि वो ये नहीं जानती थी कि इस किराएदार को इस घर जिसे उसने कचरा घर बना दिया था, वहां से बाहर निकालने के लिए कार्तिक ने किस तरीके का इस्तेमाल किया। किराएदार की हैरानी भरी निगाहों से डॉली ने उसकी ओर देखा। उसे लगा कि ये व्यक्ति बदल गया है। माया और डॉली को घृणा महसूस ना हो, इस बात का ख्याल रखते हुए कार्तिक ने विशेष रूप से किराएदार के शरीर पर गंदगी को साफ करने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का इस्तेमाल किया था। उसने किराएदार के सारे नाखून भी काट डाले। डॉली जब बदबूदार किराए के मकान में गई तो दंग रह गई। ये जगह पहले से बहुत साफ है। अंदर के फर्नीचर का क्या हुआ? सब कहां गया? कार्तिक जो बगल में खड़ा था, उसने गलती से अपना चेहरा खुजलाया। डॉली उस तरह की बुरी इंसान नहीं थी। जब उसने किराएदार में बदलाव देखा तो उसने उसे यहां रहने दिया। उसने उससे वादा भी लिया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा, वरना वो बिना सोचे समझे उसे यहां से बाहर निकाल देगी। लेकिन डॉली ने उसे ये जरूर बता दिया कि कार्तिक कोई चोर नहीं, बल्कि उसकी हालत को सुधारने में उसका ही हाथ है। खुद किराएदार को भी लगा कि ये अजीब है। वो इतना आलसी क्यों और कैसे हो गया था? ये सब उस आलस्य के कारण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो नहीं जानता था। अपने अपराध को छिपाने के लिए कार्तिक ने उन सभी फर्नीचर और अप्लायंसेस की भरपाई के लिए अपनी जेब से भुगतान किया, जो प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर द्वारा शून्य में जला दिए गए थे। डॉली की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि कार्तिक सच में एक उदार इंसान था। जब कार्तिक अपने किराए के घर में वापस लौटा तो उसने देखा कि माया अभी भी खिड़की से बाहर देखते हुए अपना सिर हिला रही थी। किसे देख रही हो खिड़की से बाहर? मैं तो यहां हूं। अचानक पीछे से एक आवाज आई जिसने माया को चौंका दिया, जो पूरी तरह से फोकस्ड होकर बाहर देख रही थी। जब माया ने पलटकर कार्तिक को देखा तो उसने अपनी सांस थामी और छाती थपथपाते हुए कहा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। सांस ही रुक गई थी मेरी। कार्तिक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हारी सांस रुकने से पहले मेरी सांसों का उखड़ना तय है। माया भी शर्म से मुस्कुरा दी और अचानक ही उसे कार्तिक पर बहुत प्यार आया। वैसे इतनी मग्न होकर तुम बाहर क्या देख रही थी? कार्तिक ने पूछा। माया को फिर याद आया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर बदल गए। उसके चेहरे पर हैरत साफ झलक रही थी। क्या तुमने वो फिनोमेनन नहीं देखा? माया ने एकदम सीरियस अंदाज में पूछा। कार्तिक ने मुंह फेर लिया और कहा, कौन सा फिनोमेनन? उसे अभी भी नहीं पता था कि उसने क्या किया। माया ने खिड़की से दूर एक जगह की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, वहां उस जगह पर बिजली चमकी थी और गड़गड़ाहट ही गड़गड़ाहट हुई और भूकंप की आवाजें भी आईं। तुमने सच में नहीं देखा? कार्तिक अचानक समझ गया, और वो वही था जिसने ये सब किया था। हाँ, मैंने भी उसे देखा। माया ने सिर हिलाया। उसने कार्तिक को देखा और कहा, मैं एक स्पेस आर्टिस्ट हूं। मुझे यकीन है कि ये डेफिनेटली एक स्पेस आर्टिस्ट की वजह से ही हुआ था। इसका और कोई कारण हो ही नहीं सकता। कार्तिक की स्पिरिचुअल पावर उस युद्ध की वजह से अभी भी असामान्य तरह से प्रवाहित हो रही थी, और वो भी जानता था कि केवल स्पेस कलाकार ही इसका कारण बन सकते हैं। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है,
स्पेस कलाकार आमतौर पर इस सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष दुनिया में अपनी ताकत इतनी आसानी से कभी भी प्रकट नहीं करते हैं, तो वो इतना बड़ा हंगामा कैसे कर सकते हैं जो आम लोगों की नजरों में आ सकता है। कार्तिक ने माया की तरफ देखा और सोचा, शायद वो वक्त आ चुका है जब माया को मेरी असलियत बतानी ही होगी। उसने कहा, माया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। माया बोलते हुए रुक गई। क्या कार्तिक माया को सब बता देगा? कार्तिक का सच क्या मोड़ लाएगा उसके और माया के रिश्ते में?